नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। उस आदमी ने उस पर भी हमला करने की हिम्मत की। हाँ, तुम सच में कोई साधारण साधक नहीं हो। बदकिस्मती से आज तुम मुझसे टकरा गए। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, मैं आज तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। इसे करें। टैमश अपने आदमियों को आदेश देते हुए जोर से हंस पड़ा। वह अपने अजीब स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उल्लू का मांस, ताना गठन। उसके पीछे काले वस्त्र पहने 4 साधकों ने तुरंत दहाड़ लगाए। उनके शरीर में विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई और वे बड़े होते गए। उनके हाथ भी लगातार वही हस्त मुद्राएं कर रहे थे। उन्होंने रणवीर की ताकत देखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली कदम उठाया। यदि वे चारों किसी नए अद्वितीय शासक के विरुद्ध भी खड़े होते तो भी वे कुछ क्षणों तक टिक पाते। चले जाओ। इस बार रणवीर ने ठंडे स्वर में केवल 2 शब्द कहे। उसकी आंखों से एक भयावह सफेद ज्वाला फूट पड़ी। वह काले वस्त्र पहने किसानों की ओर अद्वितीय ड्रैगन की तरह तेजी से बढ़ रही थी। ये किस प्रकार की ज्वाला है? किसान एक बार फिर दंग रह गए। यद्यपि ज्वाला उन्हें लक्ष्य नहीं बना रही थी, फिर भी वे उससे एक चौंकाने वाली आभा और शक्ति महसूस कर सकते थे। कानून परिवर्तन बाधा। चारों साधक चौंक गए। वे कुछ कदम पीछे हटे और अपने हमले वापस ले लिए। उन्होंने जल्दी से एक अलग तरह की हाथ की मुहर लगाई। उनके सामने एक हल्के नीले रंग का अवरोध बना जिसकी आभा मंद थी। चूंकि वे टैमश के अंगरक्षक थे, इसलिए आक्रमण के मामले में वे जरूरी नहीं कि ज्यादा मजबूत हों। उनकी रक्षा काफी बेहतर थी। यह अवरोध स्वयं को उस व्यक्ति से बचाने के लिए पर्याप्त था जो हाल ही में अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। लेकिन एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। सफेद ज्वाला ने अवरोध से टकराकर उसे तुरंत पिघला दिया। उसने काले वस्त्र पहने 4 साधकों को निर्दयतापूर्वक भस्म कर दिया। एक साथ 4 दर्दनाक चीखें निकलीं। उल्लू के मांस के कारण वे तुरंत राख नहीं हुए। वे कुछ देर तक टिके रहे। हालांकि इस दौरान उन्हें अकल्पनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। वह आदमी, वह बहुत ताकतवर है। ये देखकर भीड़ दंग रह गई। अब उन्हें समझ आ गया कि वह नकाबपोश आदमी शायद किसी दुर्जय गुट का कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह शायद नौज्ञान जनजाति का था। रणवीर को भीड़ की प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तीसरे युवा गुरु और टैमश की ओर देखा। तीसरे युवा गुरु का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। टैमश भी चौंक गया था, फिर भी उसने शांत रहने का नाटक किया। हालांकि अब उसका वह रौब नहीं रहा। खांसी, मैंने स्थिति का गलत आकलन किया है। पता चला कि वह साथी साधक एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस गुट से हैं? मैं नौज्ञान जनजाति के ज्यादातर असाधारण प्रतिभाशाली लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ। टैमश का स्वर काफी हद तक शांत हो गया। हो सकता है कि उनका स्वभाव अजीब हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक असाधारण प्रतिभा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी थे। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक हाथ ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे हवा में उछाल दिया। क्या उसने अभी? उमेश और आसपास के साधकों की आंखें एक साथ चौड़ी हो गईं। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। यद्यपि रणवीर एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तथापि टैमश अभी भी दक्सियाओ जनजाति के प्रमुख का पुत्र था। क्या रणवीर पूरे दक्सियाओ जनजाति को भड़का नहीं रहा होगा यदि उसने भीड़ के सामने उसके मुखिया के बेटे को थप्पड़ मारा हो? रणवीर को अपने किए का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने तीसरे युवा गुरु की तरफ देखा। वह आदमी कांप उठा। उसने जल्दी से एक ताबीज निकाला और वहां से भाग गया। उसने बदला लेने का विचार पूरी तरह से अपने मन से निकाल दिया। नकाबपोश युवक ने भाई मिंग को मारने की हिम्मत की, उसे तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि अब भी बहुत देर हो चुकी थी। उसे भी अपने चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा और फिर उसे उड़ा दिया गया। कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने की? टैमश ने अपने विचार समेटे। गुस्से से उसकी आवाज कांप उठी और वह गुर्राया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। टकराना। उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसकी त्वचा पर रून उभरने लगे। उन्होंने उसके चारों ओर एक अद्वितीय पशु की धुंधली सी रेखा खींच दी।
दाक्सियाओ एक दुर्जेय प्रजाति थी जो दुनिया के निर्माण के समय से ही अस्तित्व में थी। इसमें अद्भुत शक्ति थी, इसलिए दाक्सियाओ जनजाति के लोगों को जन्म से ही इस जानवर की शक्ति विरासत में मिली थी। इसे आमतौर पर उल्लू का मांस कहा जाता था। यद्यपि टैमश की प्रतिभा उसके कुल में औसत थी, फिर भी उसका वंश दूसरों की तुलना में काफ़ी मजबूत था, जिससे उसे उल्लू के मांस की शक्ति का उपयोग करने की अधिक क्षमता प्राप्त हुई। पीए हालांकि चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ते ही उसकी चौंका देने वाली आभा पलक झपकते ही गायब हो गई। यहाँ तक कि उसके चेहरे का बायां हिस्सा भी थप्पड़ से सूजकर लाल हो गया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे पैर तोड़ दोगे? रणवीर ने पूछा। उसने टैमश को बेरहमी से लात मारी। वह आदमी दर्द से चीखता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। रणवीर की वर्तमान शक्ति के साथ वह किसी भी स्वर्गीय अमर को एक ही चाल में आसानी से मार सकता था, जब तक कि वह व्यक्ति असाधारण प्रतिभाशाली न हो। उसे टैमश जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपनी अमर शक्ति का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वह अपने शरीर और युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से अपने विरोधियों को आसानी से कुचल सकता था। यहाँ कौन हंगामा मचा रहा है? आगे से एक दबंग आवाज आई। आकाश से एक भयानक आभा उतरी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने प्राचीन शब्दों और 10 अन्य आकृतियों से उत्कीर्ण कवच पहना हुआ था, तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा। यह अनुशासनात्मक दल है। कुछ किसानों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अनुशासनात्मक दल में वे विशेषज्ञ शामिल थे जिन्हें शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 जनजातियों द्वारा चुना गया था। अनुशासन सेना के प्रत्येक सदस्य ने कम से कम स्वर्ग अमर क्षेत्र की सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर ली थी और 4 अंगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे भी एक गुप्त कला में निपुण थे। अधेड़ उम्र का आदमी और भी प्रभावशाली था। उसे इसी साल अनुशासन सेना का कप्तान बनाया गया था, फिर भी उसने दाव क्षेत्र की जांच पड़ताल पहले ही कर ली थी। वरिष्ठ भाई, ये तो बुरा हुआ। अगर अनुशासनात्मक दल इसमें शामिल हो गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। चलो, जब तक हो सके चले जाते हैं, ओमेश ने पीला चेहरा लिए अपनी आवाज में कहा। युवा मास्टर मिंग, तीसरे युवा मास्टर, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उन 2 व्यक्तियों को देखा जो उड़ गए थे और उनका चेहरा सूजा हुआ था। जगनेश, बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे भीड़ के सामने थप्पड़ मारा। उसे तुरंत नीचे गिराओ, टैमश दहाड़ा। उसे अपना धैर्य खोते हुए देखना दुर्लभ था, फिर भी रणवीर के 2 थप्पड़ उसके लिए बहुत अपमानजनक थे। क्या वह सच है? जगनेश का दिल कांप उठा। उसने ठंडी आंखों से रणवीर की ओर देखा। साथी साधक, मुझे पता है कि तुम कितने बलवान हो और तुम्हारी पृष्ठभूमि कितनी दुर्जेय है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो, वरना आज ही मर जाओगे। उसके पीछे खड़े 10 साधकों ने भी अपनी आभा छोड़ते हुए ठंडी निगाहें दिखाईं। उन्होंने रणवीर को घेरते हुए अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया। क्या अनुशासनात्मक दल का काम व्यवस्था बनाए रखना नहीं है? फिर भी तुमने बिना पूछे ही मुझे मारने की मांग कर दी कि क्या हुआ? रणवीर को अतीत में अपने साथ हुई कुछ घटनाएं याद आईं। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं नरसंहार के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, चले जाओ। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी उसमें एक शक्तिशाली शासक के अधिकार जैसी रौबदार आभा थी। जगनेश और बाकियों पर उसकी ठंडी नज़र ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। वे स्थिति से आसानी से बता सकते थे कि वह नकाबपोश युवक कोई साधारण साधक नहीं था, फिर भी उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। तीसरे युवा गुरु, आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? रणवीर ने शांति से कहा। तीसरा युवा मास्टर जो गड्ढे से बाहर आया और अपना ताबीज निकाला, तुरंत ही अपने स्थान पर जम गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। ये सब आपसे शुरू हुआ है, इसलिए इसका अंत भी आपके साथ ही होना चाहिए। रणवीर स्थिर रहा। उसकी आंखों में सफ़ेद लपटें तेजी से जल रही थीं। तभी एक अदृश्य शक्ति ने एक विशाल हाथ का रूप धारण कर लिया और तीसरे युवा गुरु को जकड़ लिया। 5 जनजातियों के शहर में जिंगकोंग जनजाति के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का साहस करना आपका कितना साहस है? बादलों से एक बर्फीली आवाज आई। विशाल हॉल की छत एक जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गई। एक लंबे बालों वाला युवक जिसकी आंखें आसमान से उतरते तारों की तरह चमक रही थीं। तीसरे युवा मास्टर की आकृति को घेरने वाली शक्ति भी नष्ट हो गई। रणवीर के अलावा भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं, मानो कोई विशाल पर्वत धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा हो। बकवास। जिंगकोंग जनजाति का एक अद्वितीय शासक प्रकट हो गया है। ओमेश का चेहरा और भी पीला पड़ गया।
उसने कई मौकों पर अद्वितीय शासकों का सामना किया था, लेकिन इस बार मामला अलग था। अद्वितीय शासक के आने का सीधा मतलब था कि अब उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि टैमश कौन है? एक और ठंडी आवाज सुनाई दी जब एक बूढ़ा आदमी, जो थोड़ा कुबड़ा था, दरार से बाहर आया और उसने रणवीर पर अपनी नजरें गड़ा दीं। बेशक, मैं ऐसा करता हूं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? रणवीर ने शांति से उनकी ओर देखा। उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। तुम जानते हो कि वह कौन है, फिर भी तुम उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम वाकई कमाल हो, है ना? बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और वह बोला, अब जब तुमने इस बारे में इतना हंगामा मचा ही दिया है, तो इसे कैसे सुलझाओगे? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी जगह समझ आ गई होगी। तुम अपने संप्रदाय में नहीं, बल्कि तीसरे छोटे अमर क्षेत्र में 5 जनजातियों के शहर में हो। रणवीर को अब भी कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। उसने शांति से कहा, यह मुश्किल नहीं है। उन्हें बस हमसे माफ़ी मांगनी होगी। ये शब्द सुनते ही दोनों अद्वितीय शासकों के चेहरे पर उदासी छा गई। भीड़ अब उतनी हैरान नहीं थी जितनी पहले हुई थी। अब वे उस युवक के व्यवहार के आदी होने लगे थे। नकाब पहने उस युवक की लापरवाही थी। उसका ऐसा कहना वाजिब भी था। वरिष्ठ भाई, उमेश का दिल बैठ गया। वह रणवीर की मदद से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। उनसे माफ़ी मांगना? क्या आपको पता है कि 5 जनजातियों के शहर में जब हमारे लोग मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद माफ़ी मांगते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति की आंखों की चमक मानो फूटने ही वाली थी। आसपास का वातावरण गूंज उठा जब उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक असाधारण प्रतिभा हो जिसकी पृष्ठभूमि असाधारण है, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर सकें। दक्षिण जनजाति के अद्वितीय शासक ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, बकवास बंद करो। अगर तुम इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। मैं तुम्हें मार तो नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ सकता है। यदि अपराधी कोई साधारण किसान होता तो वे उसे वहीं मार देते। हालांकि उन्हें एक असाधारण प्रतिभा को मारने से पहले 2 बार सोचना पड़ा। इसका यह अर्थ नहीं था कि उनके गुट एक असाधारण प्रतिभा को मारने से डरते थे, लेकिन ऐसा करने के बाद वे स्वयं को बड़ी मुसीबत में पा सकते थे। अमर सम्राट हरी और अन्य लोगों ने रणवीर का शिकार करने पर जोर दिया क्योंकि उन्हें पहले से ही चरम जीवित द्वार का दुश्मन माना जाता था। न केवल उन्हें मारने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इससे उन्हें वास्तव में लाभ मिलेगा। तुम मुझ पर हमला करने वाले हो? रणवीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में आग की लपटें तेजी से जल रही थीं और वह बोला, ठीक है, ऐसा करो। अगर मैं जीत गया तो वे दोनों माफ़ी मांगेंगे। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। ये सुनने में तुम्हें कैसा लगा? किसान अचंभित रह गए। यहाँ तक कि टैमश, जिसका गुस्सा उस पर हावी हो गया था, ने भी यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या वह युवक गंभीरतापूर्वक अद्वितीय शासकों को चुनौती दे रहा था, और यह भी नहीं कि वह एक ही समय में उनमें से 2 का सामना कर रहा था? यहाँ तक कि एक असाधारण प्रतिभा जिसने दाव क्षेत्र के महान सफलता चरण को प्राप्त कर लिया हो, वह एक ही समय में 2 अद्वितीय शासकों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक असाधारण प्रतिभा वाकई बाकियों से अलग है। हम आपकी चुनौती स्वीकार करेंगे। जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय शासक की आंखों से एक चमकदार चमक फूट पड़ी। वह चमक एक विशाल तलवार में बदल गई जो रणवीर पर वार कर रही थी। दक्षिण जनजाति के अद्वितीय शासक ने उल्लू का मांस सक्रिय करते हुए ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। उसके पीछे एक मायावी जानवर प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ किसी जंगली जानवर के पंजों की तरह आगे बढ़ाए। हालांकि वे अपने आप में काफी आश्वस्त थे, फिर भी उन्होंने रणवीर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग के अमर क्षेत्र में कई असाधारण प्रतिभाएं अतीत में एक अद्वितीय प्रतिभा को हराने में कामयाब रही थीं। अद्वितीय शासकों के खिलाफ लड़ना अलग लगता है, लेकिन ये ठीक है। अब ये देखने का समय है कि मैं कितना मजबूत हूँ। रणवीर के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। उन्होंने अद्वितीय शासकों को चुनौती देने का साहस किया क्योंकि वे बता सकते थे कि उन्होंने केवल अद्वितीय शासक क्षेत्र का निम्न स्तर ही प्राप्त किया है। अद्वितीय शासक क्षेत्र और 9 स्वर्ग सर्वोच्च क्षेत्र को आगे छोटे, बड़े और शिखर चरणों में विभाजित किया गया। दाव झटकेदार कृपाण कला।
रणवीर ने तुरंत अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल घातक हमलों का सामना करने के लिए किया। उसने स्वर्ग विनाशक कृपाण से वार किया। उसकी दुर्जय कृपाण की धार एक अदृश्य जाल की तरह फैल गई। दोनों घातक हमलों में इमारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। रणवीर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने दोनों अद्वितीय शासकों के साथ अपनी गति बराबर करने के लिए अजेय कदम उठाया। वह तेजी से आगे बढ़ा और हमला किया। तलवार का इरादा और भी मजबूत हो गया। अरे, वो एक अजीब सी कृपाण कला इस्तेमाल कर रहा है। जितनी देर वो इसका इस्तेमाल करेगा, कृपाण के इरादे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। हमें इसे रोकना होगा। जिंगोंग जनजाति के अद्वितीय शासक को कुछ समझ में आने पर चिल्लाया। आकाश का पंजा। दाक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक ने जमीन पर पैर पटक कर अपनी हथेली पर एक पशुवत आभा इकट्ठी कर ली। वह दरार को चीरते हुए एक पशु के पंजे में बदल गई। क्या तुम्हें ऐसी छोटी सी चाल चलने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? डूम ने घृणा से कहा। फटी हुई दरार से एक और विशाल पंजा निकला और पहले पंजे पर जा लगा। दोनों पंजों के आपस में टकराने पर एक जोरदार धमाका हुआ। रणवीर स्वर्ग अमर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। इस बीच डूम की साधना में भी हाल ही में काफी सुधार हुआ था। उसकी शक्ति अब अद्वितीय शासक क्षेत्र के निम्नतर स्तर के बहुत करीब थी। उसके शरीर में एक शक्तिशाली दाव हथियार है। दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक की आंखें चमक उठीं। आकाशगंगा के तारे, समस्त सृष्टि की समर्पण। जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय शासक ने मुहर लगाने का मौका लिया। उसने रणवीर पर अपनी उंगलियां भींच लीं। उसकी आंखों से एक तारों जैसी चमक निकल रही थी। वह आसपास की दुनिया में फैल रही थी, मानो उस जगह को बदलने की कोशिश कर रही हो। हुश हुश हुश। कहीं से एक घातक हमला हुआ और रणवीर की ओर बढ़ गया। दाव पिघलाने वाली अमर ज्वालाएं सभी चीजों को जलाकर राख कर देती हैं। रणवीर दुश्मन पर वार करता रहा। उसकी आंखों से सफ़ेद लपटें फूट पड़ीं और तेजी से आग के सागर की तरह फैल गईं। कुछ समय पहले जब वह स्वर्ग के अमरों से लड़ रहा था, तो उसे दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं की पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। उसकी ज्वाला भी इतनी भयानक है। जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय शासक का हृदय कांप उठा जब उसने देखा कि उसके आक्रमण जलकर नष्ट हो गए। उसे दाव पिघलने वाली अमर लपटों से खतरा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमें लड़ाई के लिए चुनौती देने की हिम्मत करता है। उसके पास इतने शक्तिशाली दांव हैं। किसान, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? उसने तुरंत अपनी आवाज़ दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक तक पहुँचा दी। क्या यही उसकी असली ताकत है? भीड़ हवा में हो रही इस लड़ाई को घूर रही थी। वे बिल्कुल अचंभित थे, खासकर टैमश डर के मारे कांप रहा था। उस आदमी ने अकेले ही दो अद्वितीय शासकों को पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह सचमुच उससे गंभीरता से लड़ता तो उसकी जान चली जाती। इतना मजबूत। ओमेश ने भावशून्य चेहरे के साथ खुद से बुदबुदाया। जब उसे होश आया तो वह थोड़ा भ्रमित था। आकाश ताइहुआंग संप्रदाय का कौन सा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में उसके सामने था? जहां तक उसे याद था, दो असाधारण प्रतिभाओं ने 1 साल पहले ही अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। संप्रदाय में केवल 4 अन्य असाधारण प्रतिभाएं बची थीं। हालांकि 4 असाधारण प्रतिभाएं अद्वितीय शासक क्षेत्र को प्राप्त करने के करीब नहीं थीं। जरा रुको, क्या ये वह हो सकता है? 5 जनजातियों के शहर में एक बड़े विस्फोट की तरह लड़ाई छिड़ गई, जिससे कई किसान चौंक गए। दिव्य संवेदना की कई हजार किरणें पूरे स्थान पर फैल गईं। इस शहर में जिंगकोंग जनजाति और दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासकों से लड़ने की हिम्मत कौन करता है? वह आदमी तो केवल स्वर्ग का एक शीर्षस्थ अमर है, फिर भी वह निम्न स्तर के 2 अद्वितीय शासकों का सामना करने में सक्षम है। वह अवश्य ही किसी दुर्जय गुट का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। किसी को उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए भेजो। कुछ आवाजें गूंज उठीं। दानव शासन घंटी, 3 आत्मा संचय दाओ छत्रियां। दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विभिन्न भावों वाले सैकड़ों बुद्धों, एक बोधि घंटी और 3 विचित्र छतरियों को बुलाया। उनकी चमक से आसपास का वातावरण जगमगा उठा। दोनों दाव हथियारों ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। इसने हवा में छाई हुई राक्षसी आभा को चकनाचूर कर दिया और रणवीर के शरीर के अंदर डूम पर हमला कर दिया। क्या वे सचमुच मुझे 2 औसत दाव हथियारों से मारने की कोशिश कर रहे हैं? डूम कराह उठा और स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से बाहर आ गया। उसने आसपास से प्रकाश को एक बिंदु में समेटा जो जल्द ही फट गया।
रणवीर को अपनी साधना में सुधार के बाद एक और लाभ मिला था। अब उसे अपनी अमर शक्ति को स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डालकर प्रलय की शक्ति को प्रकट नहीं करना पड़ता था। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि रणवीर नहीं चाहते कि डूम इसे नियंत्रित करे तो वे इसे किसी भी समय वापस ले सकते थे। स्वर्गीय बलपाम। दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक ने स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे को नज़रअंदाज कर दिया। उसने एक ज़बरदस्त चमक छोड़ी जो मानो रणवीर पर एक ज़बरदस्त शक्ति जमा कर रही थी। हथेली का बल बहुत भयानक था, यहाँ तक कि ओमेश और अन्य साधकों को भी, जिन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया था, इसका भारी दबाव महसूस हुआ। मुझे व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर ने जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय शासक की एक झलक देखी जब वह तेजी से कुछ मोहरें लगा रहा था। वह हवा में गायब हो गया और अद्वितीय शासक के ऊपर प्रकट हुआ। उन्होंने कृपाण के इरादों को स्वर्ग विखंडन कृपाण में बदल दिया। युद्ध दाव अमर पांडुलिपि आकाश कदम झटका। रणवीर ने असीम युद्ध की मंशा प्रकट की। उसकी आभा की शक्ति अचानक दोगुनी हो गई। उसने इतनी शक्तिशाली कला में भी महारत हासिल कर ली है। जिंगकोंग जनजाति का अद्वितीय शासक चौंक गया। वह प्रहार सहन कर सकता था, फिर भी इसका अर्थ था कि उसके द्वारा किए गए सभी हाथ मोहरें व्यर्थ थीं। बच्चे, तुम दक्सियाओ जनजाति को कम मत आंको। उसे आश्चर्य हुआ जब दाक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक ने ठीक समय पर दहाड़ लगाए। रणवीर के ऊपर का आकाश तुरंत अंधकार में हो गया। वाह! 100 झांग से भी ज्यादा लंबा एक बर्फीला विशाल पंजा आसमान से ऐसे उतरा मानो समय और स्थान को पार कर गया हो। वह अविश्वसनीय गति से रणवीर की ओर झपटा। उल्लू का मांस, महान उल्लू का आगमन। रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक जोरदार ठंडक महसूस हुई। उसने तुरंत स्वर्ग विनाशक कृपाण से ऊपर की और वार किया। टकराना, पास की दरार ढह गई। कृपाण के प्रहार ने जानवर के पंजे को चकनाचूर कर दिया, फिर भी भयानक बल ने रणवीर को भी पीछे धकेल दिया, जिससे उसे कुछ नुकसान पहुंचा। मुझे इन प्राचीन जनजातियों को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर मैं वहां थोड़ी देर से पहुंचता तो शायद मेरा शरीर। रणवीर बुदबुदाया। उसे अचानक एक बड़े खतरे का आभास हुआ। उसने ऊपर देखा और देखा कि जिंगकोंग जनजाति का अद्वितीय शासक जोर से हंस रहा है। तुम सचमुच शक्तिशाली हो, लेकिन किसी भी तरह से तुम सिर्फ एक स्वर्गीय अमर हो। हम अद्वितीय शासकों के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। अपनी हार स्वीकार करो। उसने हाथ की मुहरें पूरी कर ली थीं। क्षितिज से एक विशाल तारा प्रकट हुआ। हालांकि उसकी रूपरेखा धुंधली थी और उसकी रोशनी भी उतनी तेज नहीं थी, फिर भी उसकी विकराल आभा देखकर भीड़ के चेहरे पीले पड़ गए। उसने एक सितारा बुलाया। यह जिंगकोंग जनजाति का शाश्वत तारापात है। इटर्नल स्टारफॉल जिंगकोंग जनजाति की प्रतिष्ठित नेत्र तकनीक में से एक थी। अफवाहों के अनुसार जो लोग इस कला में निपुण होते थे, वे अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए एक ही बार में दरार से 18 तारों को बुला सकते थे। टकराना, तारा अपनी चाल चलने लगा। उसकी असीम रोशनी ने 100 झांग से भी ज्यादा ऊंची एक विशाल तलवार का रूप ले लिया। उसने एक रहस्यमयी शक्ति से रणवीर पर वार किया। हॉल में मौजूद स्वर्गीय अमर लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी अमर शक्ति का परिचय दिया और दूर उड़ गए। अब और रुकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। रणवीर का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस हथियार की ताकत बहुत भयानक थी। उसके भारी दबाव के कारण वह स्काई स्ट्राइड वार से बच नहीं पाया। वह केवल बलपूर्वक ही इसका प्रतिरोध कर सकता था। चमकती तलवार जल्द ही रणवीर के सिर तक पहुंच गई। उसकी आभा एक बार फिर आसमान छूने लगी। दाव का वृक्ष। आकाश में एक मायावी वृक्ष उभर आया। इसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। यह दोनों अद्वितीय शासक स्तब्ध रह गए। क्या, अभी क्या हुआ? किसानों के चेहरे भी उदास थे। वहां क्या हुआ था? भयानक तलवार क्यों टुकड़ों में टूट गई? सबसे अहम बात यह है कि वह रहस्यमयी युवक कैसे सुरक्षित रहा। इतना ही नहीं, उसकी आभा और भी बढ़ गई थी। वृक्ष के दांव ने मुझे निराश नहीं किया। रणवीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। अपनी रक्षा के अलावा वह इसकी चौंकाने वाली शक्ति को देखते हुए इसे एक घातक प्रहार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। रणवीर ने इसका उपयोग करने के बाद इसे तुरंत अपने शरीर में वापस ले लिया। आखिरकार दाव वृक्ष की जड़ें 9 रंगों वाली दाव चमक से बनी थीं, जबकि इसके तने और शाखाओं का निर्माण दाव की खोज की विभिन्न कलाओं के उद्देश्य से हुआ था। हो सकता है कि कुछ क्षण तक अन्य लोगों को इसका पता न चले, लेकिन यदि यह बहुत देर तक खुला रहा तो उन्हें इसमें कुछ अजीब बात नजर आ सकती है।
वह मूर्ख नहीं था, या तो 9 रंगों वाली दाव चमक या दाव खोज की विभिन्न कलाओं के उद्देश्य एक रहस्य थे जिसे वह दूसरों को नहीं बता सकता था, अन्यथा वह गहरी मुसीबत में पड़ जाता। मुझे कहना होगा, आप संभवतः सबसे मजबूत असाधारण प्रतिभाओं में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। जिंगकोंग जनजाति के अद्वितीय शासक ने अपने विचार समेटे। उसने कठोर भाव से कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम एक सर्वोच्च स्वर्गीय अमर और 2 अद्वितीय शासकों के बीच के अंतर को पाट सकते हो। वाक्य पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने हाथ से मुहर लगा दी। इस लड़ाई ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर रणवीर को हराना था, वरना वे खुद को शर्मिंदा कर रहे होते। बस काफी है। 5 जनजातियों के शहर के अंदर से अचानक एक दबंग आवाज प्रकट हुई। जिंगकोंग जनजाति और दक्सियाओ जनजाति के अद्वितीय शासक अकड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ की मुहर लगाना बंद कर दिया। ज्येष्ठ, वे अपनी आभा हटाकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्हें बहुत राहत मिली। उस रहस्यमयी युवक में अविश्वसनीय शक्ति थी। अगर लड़ाई जारी रही तो उन्हें अपने सारे तुरुप के पत्ते निकालने पड़ेंगे, तथापि इससे उन्हें जीत की गारंटी नहीं मिलेगी। शहर के भीतर एक विशेषज्ञ। रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह पलटा। जब वह 5 जनजातियों के शहर में आया तो उसने पहले ही युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से इसका निरीक्षण कर लिया था। वह लंबे समय से शहर के भीतर 2 स्थिर आकृतियों से परिचित थे। ये दोनों ही संभवतः वे विशेषज्ञ थे जिन्हें 5 कबीलों ने शहर पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। उनकी साधना अमर सम्राट हरि के बराबर थी। वे दोनों ही सर्वोच्च अद्वितीय शासक थे और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक बनने से बस एक कदम दूर थे। यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं सब जान गया हूँ। क्या तुम दोनों माफी नहीं मांगोगे? एक बार फिर वह दबंग आवाज बोली। तीसरे युवा गुरु और टैमश कांप उठे। अनिच्छा के बावजूद उनके पास ओमेश के पास जाकर अपनी मुट्ठियां बांधकर उससे माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओमेश की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने वास्तव में टैमश और तीसरे युवा मास्टर को 5 जनजातियों के शहर में अपना सिर नीचा करने दिया। भीड़ चिल्लाए। उन्होंने पिछले 30 वर्षों में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। युवा किसान, आप क्या सोचते हैं? उस प्राचीन आवाज ने पूछा। ऐसा लगा जैसे दरार में अमर आंखों का एक जोड़ा उस पर टिक गया हो। सीनियर निष्पक्ष और तर्कसंगत हैं। मैं बहुत प्रभावित हूं, रणवीर ने कहा। सच तो ये था कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि इसका अंत इसी तरह होगा। आदिम जनजातियों के लोग लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि उन्हें उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा शुरू से ही उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर 2 शीर्षस्थ अद्वितीय शासक प्रकट होकर उसे गिरा देते तो स्थिति और बिगड़ जाती। उन्होंने झगड़ा सुलझाने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि रणवीर की साधना इतनी उत्कृष्ट नहीं होती तो निम्न स्तर के 2 अद्वितीय शासक उसे आसानी से हरा सकते थे। यद्यपि परिणाम को तय करने वाले कई अलग अलग कारक थे, फिर भी यह एक बात पर निर्भर था जिस पर रणवीर सबसे अधिक विश्वास करता था, वह थी उसकी अपनी ताकत। युवक, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, हालांकि तुम अभी स्वर्ग के सर्वोच्च अमर लोक में हो। मैं पूरी तरह प्रभावित हूँ। क्यों न तुम मेरे साथ आकर कुछ पी लो? बूढ़ी आवाज ने कहा। रणवीर मुस्कुराया। एक जाम लें? बूढ़ा आदमी स्पष्टतः ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन था। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने नई खोजें की हैं। मैं अद्वितीय शासक क्षेत्र तक पहुंचने वाला हूं, इसलिए मैं जल्द से जल्द आदिम रक्त क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा हूं। मुझे आशा है कि वरिष्ठ समझेंगे। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। वह अफसोस की बात है। बूढ़ी आवाज ने तुरंत जवाब दिया, चलो मान लेते हैं कि विवाद सुलझ गया। बाकी तुम लोग अब कोई हंगामा नहीं करोगे, बस उस नौजवान को उसका बैज दे दो। धन्यवाद वरिष्ठ, रणवीर ने कहा। वह जमीन पर उतरा और अनुशासनात्मक टुकड़ी के कप्तान की ओर देखा। वरिष्ठ, ये 2 बैज हैं, कृपया इन्हें संभाल कर रखें। अनुशासन सेना के कप्तान का रौब अब ठंडा पड़ चुका था। वह आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने जल्दी से बैज रणवीर को सौंप दिए। उस आदमी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। अगर दोनों अद्वितीय शासक समय पर नहीं पहुंचते तो उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। रणवीर ने बैच के अंदर की विशेष आभा देखी और सिर हिलाया। उसने ओमेश के कंधे पर थपथपाया और आगे की ओर उड़ चला। ये दिलचस्प होने वाला है। किसने सोचा था कि एक और असाधारण प्रतिभा सामने आएगी?
कितना रोमांचक है। देखते हैं कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय द्वारा स्थापित दांव बदल गए हैं या नहीं। 5 जनजातियों का शहर जल्द ही अपनी सामान्य चहल पहल में लौट आया। ज्यादातर लोग उस घटना के बारे में बात कर रहे थे जो अभी अभी घटी थी। कुछ स्वर्गीय अमर, जो अद्वितीय शासक क्षेत्र में घुसने की योजना बना रहे थे, ने गुप्त रूप से रणवीर के ठिकाने पर ध्यान दिया। एक बार जब वे आदि रक्त के क्षेत्र में चले गए तो उन्हें उस आदमी से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय बाद 5 जनजातियों के शहर के बाहर एक शानदार रक्त चमक से पहले, ये रहा तुम्हारा बैज और यह स्क्रॉल भी ले लो, इसमें मेरी इच्छा का एक अंश है जो एक बार तुम्हारी मदद कर सकता है, रणवीर ने बाधा के पास पहुंचने से पहले कहा। रुको वरिष्ठ भाई, क्या आप सबसे शक्तिशाली अमर हैं? ओमेश ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए पूछा। मैं हूं, लेकिन इसे राज रखना, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी, रणवीर ने सलाह दी। उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि ओमेश को पता चल गया था कि वह कौन है। ओमेश का दिल धड़क उठा, हालांकि उसे पहले से ही रणवीर की पहचान का अंदाजा हो गया था। ये बहुत ही अवास्तविक सा लगा। रणवीर 9 स्वर्गों के अमर लोक में असाधारण प्रतिभाओं में एक महान किंवदंती थे। उनका उदय धूमकेतु की तरह हुआ था, लेकिन वे धूमकेतु की तरह मंद भी पड़ गए थे। हालांकि वे जल्द ही वापस लौटे और एक आकर्षक तरीके से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। ओमेश को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि रणवीर इतने कम समय में स्वर्ग के सर्वोच्च अमर क्षेत्र तक पहुंच गया था। वह तो अद्वितीय शासक क्षेत्र तक पहुंचने की भी योजना बना रहा था। जब कई लोगों ने बताया कि रणवीर की प्रतिभा महारानी लारा के समान थी तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन अब उन्हें भी इस बात पर विश्वास हो गया। वरिष्ठ भाई रणवीर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे पास आपकी कृपा का बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कृपया ये बीज ले लीजिए। ओमेश ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। रणवीर ने उस पर नजर डाली और डिब्बे में एक त्रिकोणीय काला प्राचीन बीज पाया। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा छिपी थी। इसकी मौजूदगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुका हूं। स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर कयामत ने उत्सुकता से कहा। वरिष्ठ भाई, यह मुझे संयोग से मिला है। तीसरे युवा गुरु इसी वजह से मुझ पर तंज कस रहे थे। ओमेश ने तुरंत कहा, कृपया इसे स्वीकार करें, अन्यथा मुझे बहुत परेशानी होगी। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। उसने ओमेश की ओर देखा और सिर हिलाया। शुक्रिया, मैं इसकी कद्र करता हूं। समय आने पर हम फिर मिलेंगे। रणवीर ने हाथ हिलाया। उसने बैज सक्रिय किया और खूनी धुंध में गायब हो गया। ओमेश स्थिर खड़ा रहा। उसने भावशून्य चेहरे से दूर तक देखा। किसी कारण से पहले घटित हुआ दृश्य उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, विशेष रूप से रणवीर का अत्याचारी रूप, जब वह 2 अद्वितीय शासकों का सामना कर रहा था। एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, वह मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। कुछ क्षण बाद रणवीर आकाश से नीचे आया। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें, सक्रिय हो जाओ। जैसे ही रणवीर ने आगे की ओर देखा, उसकी आंखों में सफेद लपटें भड़क उठीं। आदि रक्त के राज्य में आकाश में विभिन्न आकारों के 5 चंद्रमा थे। उनकी रोशनी में फीकी नीली धरती ने सफेद वस्त्र धारण कर लिया था। दूर दूर तक अमर ज्योतियां टिमटिमा रही थीं। रणवीर को एक धुंधली अमर शक्ति भी आगे लहराती हुई दिखाई दे रही थी। ये स्पष्ट था कि वहां कोई लड़ रहा था। 5 जनजातियों के शहर में साधकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आदिम रक्त के क्षेत्र में बहुत भीड़ थी। कुछ दुष्ट साधक प्रथम स्तर के स्वर्गीय अमर क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद यहां आ गए थे। हर जगह झगड़े होते देखना बहुत आम बात थी। यह एक मजबूत अमर इरादा है, इसमें एक रहस्यमय भावना भी है। ये स्वर्ग के अमर लोगों के लिए एकदम सही है। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अद्वितीय प्रतिभाओं और असाधारण प्रतिभाओं को ये स्थान इतना प्रिय क्यों था। रणवीर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि उसे जो रहस्यमय प्राचीन बीज मिला था, उससे हल्की चमक निकल रही थी। क्या यह इस स्थान के अद्वितीय अमर इरादे से जागृत हुआ था? रणवीर के मन में एक विचार आया। हे भगवान, अब मुझे याद आ गया। डूम अचानक चीख पड़ा। उसकी आंखें अविश्वास से भर आईं और उसने कहा, रणवीर, ये 3 अनोखे दावों में से एक है, अद्भुत फलों के पेड़ का बीज। रणवीर चौंक गया। उसने पूछा, 3 अनोखे दाव, ये क्या हैं? डूम ने अपने विचारों को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें तीव्र आवेश से जल उठीं और वह बोला, 3 अद्वितीय दाव दुनिया के 3 असाधारण अस्तित्वों को दर्शाते हैं।
उन्हें अद्वितीय दाव कहा जाता है क्योंकि परिपक्व होने के बाद उनके पास किसी व्यक्ति को दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण को प्राप्त करने में मदद करने का एक बड़ा मौका होता है। उदाहरण के लिए, यह अद्भुत फलों का वृक्ष परिपक्व होने पर स्वर्ग और पृथ्वी के फल देगा। एक फल साधक को दाव क्षेत्र की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का 10% अवसर प्रदान करेगा, इसलिए 10 फल खाने से 100% संभावना होगी। ये शब्द सुनकर रणवीर का दिल धड़क उठा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्राचीन बीज इतना चौंकाने वाला होगा। हर कोई जानता था कि दाव क्षेत्र के जांच चरण, लघु चरण या महान चरण में ज्यादा अंतर नहीं था। केवल वह दाव क्रिस्टल ही महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न कर सकता है जिसे साधक द्वारा दाव क्षेत्र की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर परिष्कृत किया गया हो। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कई अद्वितीय प्रतिभाएं और असाधारण प्रतिभाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। कुछ तो कुछ हजार वर्षों तक पिछले चरणों पर ही अटके रहे। पूर्ण अवस्था प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। इसके लिए न केवल दाव की उत्कृष्ट समझ की आवश्यकता थी, बल्कि यह कई बाहरी कारकों पर भी निर्भर था। लेकिन ये दुख की बात है कि यह केवल एक बीज है और इसका स्रोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। डूम ने कुछ देर तक उस प्राचीन बीज को देखा और निराश भाव से कहा, इस बीज को पूरी तरह से पेड़ बनने और फल देने में कम से कम 50 साल लगेंगे। इसके अलावा हर फल को पकने में 50 साल और लगेंगे। अगर हम 5 फल लगने का इंतजार करते तो खाना ठंडा हो जाता। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। अचानक मन में विचार आया तो उसने पूछा, क्या इसकी वृद्धि तेज करने का कोई तरीका है ताकि यह जल्दी फल दे सके? डूम ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम संभवतः प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि आप अमर आत्माओं के कबीले में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ लेते जिसके पास आत्माहीन मांस हो और जो आत्माहीन मुहर को क्रियान्वित कर सके। 1 मिनट रुकिए। डूम ने तुरंत अपने विचार समेटे, मैं तो लगभग भूल ही गया था, तुम्हारे पास एक जादुई मुहर भी है। वह प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर की बात कर रहे थे। उन्होंने 6 एकता निषिद्ध भूमि के बाहरी क्षेत्र में प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर की उल्लेखनीय शक्ति देखी थी। डूम और अधिक उत्साहित होता जा रहा था जैसे जैसे वह बोलता जा रहा था, हम खजाने की एक महान भूमि खोज सकते हैं ताकि इसके विकास को उत्प्रेरित करने और स्वर्ग और पृथ्वी के 1 या 2 फल उत्पन्न करने के लिए एक मजबूत अमर इरादे को इकट्ठा किया जा सके। स्वर्ग और पृथ्वी के 1 या 2 फल शायद ज्यादा न लगें, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अद्वितीय शासकों और असाधारण प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित करने वाला था। 10 या 20% संभावना एक दाव क्रिस्टल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की कुंजी हो सकती है। ओमेश ने मुझे बहुत बढ़िया उपहार दिया है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने एक ऐसा रास्ता चुना था जिसे केवल वह ही अपना सकता था, जिसका अर्थ था कि उसके लिए दाव क्रिस्टल को परिष्कृत करना बहुत कठिन होने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी के फल उसकी समस्या का समाधान हो सकते हैं। रुको, अगर स्वर्ग और पृथ्वी के फल किसी के दाव क्रिस्टल को परिष्कृत करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अचानक उसे एक विचार आया। उसके मन में कई विचार आए और उसने धीरे धीरे उन्हें एक योजना में व्यवस्थित किया। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि वह आदि रक्त के क्षेत्र में और अधिक असाधारण प्रतिभाओं को कैसे आकर्षित कर सकता है। इस समय उसके पास भरोसा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। एकमात्र संभावना सफेद नीले फूल पर ही थी। वह आदि रक्त के क्षेत्र में उत्तराधिकारियों को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है ताकि वे पहले प्रकट हो सकें और कुछ असाधारण प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। हालांकि ये केवल सीमित संख्या में असाधारण प्रतिभाओं को ही आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि वह अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था, तो वह आदि रक्त क्षेत्र में आने की परवाह नहीं करेगा, चाहे उसमें कितने भी परिवर्तन क्यों न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं था क्योंकि उसके पास अद्भुत फल के वृक्ष का बीज था। यदि उसने अद्भुत फल के वृक्ष के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर का उपयोग किया, तो स्वर्ग और पृथ्वी के फल उत्पन्न करने के लिए प्रचुर मात्रा में अमर शक्ति एकत्रित की। एक बार जब ये खबर साधकों के बीच फैल गई, उस स्थान के आसपास उपलब्ध उत्तराधिकारियों के साथ ये हर असाधारण प्रतिभा का ध्यान आकर्षित करने वाला था जिसने अभी तक दाव क्रिस्टल को परिष्कृत नहीं किया था। आखिरकार प्रत्येक असाधारण प्रतिभा एक स्वर्गीय अमर थी जिसने दाव क्षेत्र के महानतम सफलता चरण को प्राप्त किया था। मुझे मत बताओ कि तुम इसका उपयोग यहाँ असाधारण प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए करने जा रहे हो। डूम पहले से ही उसकी प्रतिक्रिया देखकर अनुमान लगा सकता था कि रणवीर क्या सोच रहा था। ये सही है, यह एक बढ़िया मौका है। रणवीर के खून से सने बाल हवा में लहरा रहे थे।
मन बना लेने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, डूम ने बेचैनी से कहा। क्या तुम्हें पता है कि यह कितने असाधारण और अद्वितीय प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा? तुम अकेले स्वर्ग और पृथ्वी के फलों को कैसे संभाले रखोगे? रणवीर, भले ही आप 5वें अमर के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी यह आपके लिए संभालने के लिए बहुत अधिक है। 3 अनोखे दाव बेहद दुर्लभ हैं। आपके लिए दोबारा ऐसा कुछ पाना लगभग नामुमकिन है। मैं अन्य असाधारण प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के आपके जुनून को समझता हूँ, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के फल प्राप्त करने के लिए इसे बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। रणवीर की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। डूम सही था, उसे स्वर्ग और पृथ्वी के फलों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वह इसके लिए मर भी जाए। डूम, कोई बात नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने अपनी राह पर चलने का फैसला किया है। अगर मैं यहाँ असाधारण प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं कर पाया, तो मैं वह हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, भले ही मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के 10 फल क्यों न मिल जाएं। रणवीर ने अपने शरीर में दाव वृक्ष का सफलतापूर्वक निर्माण किया था। दाव का वृक्ष अभी कम सफलता के चरण में था। उसे दाव की बाकी कलाओं में महारत हासिल करनी थी ताकि वह पूरी तरह विकसित हो सके। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला तरीका था सर्वोच्च ताओवाद गुटों की असाधारण प्रतिभाओं को स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ दबाना। दूसरा तरीका यह था कि जब तक वह अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त न कर ले, तब तक प्रतीक्षा की जाए और फिर एक हत्यारे की तरह असाधारण प्रतिभाओं या सर्वोच्च ताओवाद गुटों के अद्वितीय शासकों का पीछा किया जाए और उन्हें एक एक करके वश में किया जाए। पहला विकल्प कम संभव था। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कोई भी बड़ी सभा नहीं होती थी जहां प्रत्येक सर्वोच्च ताओवाद गुट के असाधारण प्रतिभाशाली लोग उपस्थित होते। भले ही वह स्वर्ग और पृथ्वी के फलों के बारे में खबर फैलाए, यह असंभव था कि वह हर सर्वोच्च ताओवाद गुट से एक असाधारण प्रतिभा को आकर्षित कर सके। परिस्थितियों के आधार पर उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प स्वर्ग और पृथ्वी के फलों को पकड़ना था, जबकि धीरे धीरे मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के साथ असाधारण प्रतिभाओं को निशाना बनाना था। हालांकि रणवीर को एक बात का एहसास हुआ, यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेता तो स्पष्टतः उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता। इसके अलावा चूंकि 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कोई बड़ी सभा नहीं थी, इसलिए विभिन्न गुटों से असाधारण प्रतिभाओं को इकट्ठा करना मुश्किल था। यह उनके लिए न केवल असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का बल्कि उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका था। शायद वह अन्य गुटों की असाधारण प्रतिभाओं को भी दबा सके और दाव खोज की विभिन्न कलाओं को प्राप्त कर सके। यदि वह 12 का अभ्यास कर सकता है, तो वह 13 या 14 का अभ्यास क्यों नहीं करेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात, अंधेरे में असाधारण प्रतिभाओं को निशाना बनाना उसकी शैली नहीं थी। वह तो किसी बड़ी सभा में उनसे मुकाबला करना और उससे और भी मजबूत बनना चाहता था। रणवीर, मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास अपने दाव को प्राप्त करने के अन्य तरीके हैं। डूम ने हंसते हुए कहा, अपने आप को अधिक मत आंको और दूसरों को भी कम मत आंको। 10 अमरों के संबंध में प्रथम अमर, द्वितीय अमर और तृतीय अमर को भी अपने उत्तराधिकारी मिल गए होंगे। रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, ये निश्चित रूप से मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं असाधारण प्रतिभाओं से मिला जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। ये शब्द सुनकर डूम के होंठ मुड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि वे 5वें अमर के उत्तराधिकारी के विचारों को कभी नहीं समझ सकते। मैंने तुम्हें अपनी सलाह दे दी है, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम आकर मुझे दोष मत देना। डूम ने आंखें घुमाईं और घुरघुराते हुए कहा, खैर, मैं एक फल ले लूंगा। बाकी के साथ तुम जो चाहो कर सकते हो। डूम अपने चरम समय के दौरान भी दाव दायरे की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सका। यदि वह दाव क्षेत्र के पूर्ण चरण तक पहुंच सके, तो वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त कर लेगा। रणवीर ने एक पल सोचा और शांति से कहा, यह कोई समस्या नहीं है। डूम आखिरकार शांत हो गया। वह आदमी कभी कभी थोड़ा पागल हो सकता था, पर कम से कम वह उदार तो था। डूम ने कहा, आपको बीज की वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए अपनी सील का उपयोग करना चाहिए। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने लकड़ी का बक्सा निकाला और सील लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी योजना क्या थी। अगर वह कम समय में बीज को बढ़ने और फल देने में मदद नहीं कर सकता था, तो उसकी योजना कभी कामयाब नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 100 सांसों के बाद उस प्राचीन बीज से निकलने वाली चमक एक हल्की चटकने की आवाज के साथ धीरे धीरे तेज हो गई। उसमें से एक रहस्यमय आभा फूट पड़ी। रुको,
रुको, इस गति से यह कुछ दुर्लभ घटनाओं को ट्रिगर करने जा रहा है। डूम ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने यह मुहर छोड़ी थी। इसकी शक्ति को देखते हुए यह आत्माविहीन मुहर के स्तर से कहीं आगे है। केवल अमर आत्माओं के कबीले के पास ही आत्माविहीन मुहर तक पहुंच थी। यह मुहर कबीले में दूसरे स्थान पर थी और केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर सकते थे। रणवीर ने सोचा, क्या वह रहस्यमय बूढ़ा आदमी अमर आत्माओं की जमात से था? चलो, सिर्फ मुहर होना ही काफी नहीं है, इसे परिपक्व होने के लिए अपार शुद्ध अमर इरादे की जरूरत होगी। हमें कुछ खजाने की जमीनें ढूंढनी होंगी, डूम ने अपने विचारों को शांत करते हुए कहा। मैं समझ गया, तो फिर हम और गहराई में जाएं। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक प्रकाश की किरण में बदलकर आकाश में उड़ गया। उन्होंने अद्वितीय शासक राज्य प्राप्त करने के अपने विचार को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया था। आदि रक्त का क्षेत्र अपने आप में एक छोटी सी दुनिया जैसा था। यह विशाल और विस्तृत था। रणवीर की गति के बावजूद उसे 6 घंटे तक बिना रुके उड़ना पड़ा। उसने साधकों के बीच होने वाले झगड़ों से बचते हुए, अनदेखे स्थानों से गुजरते हुए, तरह तरह के खतरों को पार करते हुए मुश्किल से आंतरिक क्षेत्र के किनारे तक पहुंच पाया। रणवीर आसमान से उतरा। वह युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए आगे घने जंगल की ओर चल पड़ा। यह कोई बुरी जगह नहीं है, चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद रणवीर एक घाटी में आया और उसके आसपास का निरीक्षण किया। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और साधना करने लगा। उसके पास आदिकालीन रक्त के क्षेत्र का नक्शा नहीं था, न ही वह जानता था कि खजाने की भूमि कहाँ है। अगर वह बिना किसी उद्देश्य के खोज करता रहा तो समय की बर्बादी होगी। उसने धैर्यपूर्वक बैठकर उस क्षेत्र में सफ़ेद नीले फूल के प्रभाव का इंतजार करने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 दिन बीत गए। आदि रक्त के राज्य में हमेशा की तरह लड़ाइयाँ हुईं। रणवीर के पूरी तरह से अजेय होने से पहले आदि रक्त के राज्य में आए 3 असाधारण प्रतिभाशाली लोग। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मनों को हराया और उनकी लूट पर कब्जा कर लिया। रणवीर की आंखें अचानक खुल गईं क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। ये हो रहा है। डूम ने स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई के अंदर अपनी नज़र उठाई। टकराना। एक शानदार अमर चमक एक महान तलवार में परिवर्तित हो गई जो दूर नहीं आकाश पर वार कर रही थी। इससे दरार टुकड़े टुकड़े हो गई। जमीन जोर से हिल गई। दूर तक एक भयानक आभा फैल गई। गर्जन। इसके बाद उस जगह के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। एक विशालकाय जानवर की मायावी आकृति हवा में उठी और अपने पंजे आकाश की ओर घुमाए, मानो उसे चीरने की कोशिश कर रही हो। हालांकि ये तो केवल शुरुआत थी। आदि रक्त के क्षेत्र में उबलते पानी की तरह एक के बाद एक दुर्लभ घटनाएं घटित हुईं। आदि रक्त के क्षेत्र के बाहरी और मध्य क्षेत्रों में भी कई उत्तराधिकार और प्राचीन खंडहर दिखाई दिए। ये है कि डूम की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आसमान में 5 चांद अजीब तरह से बैंगनी रंग में बदल गए थे। उनकी बैंगनी रोशनी जमीन पर चमक रही थी। आकाश और धरती के बीच मंडराता अमर इरादा कई गुना बढ़ गया। आदिम रक्त के क्षेत्र की गहराई से तेज झोंके आए और मध्य और बाहरी क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेते हुए चारों दिशाओं में फैल गए। क्या हो रहा है? चंद्रमाओं का रंग क्यों बदल गया? देखो, बहुत सारे प्राचीन खंडहर दिखाई दिए हैं। आदि रक्त के राज्य में जरूर कुछ असामान्य हुआ होगा। चलो जाकर देखते हैं। आदि रक्त का क्षेत्र अचानक जीवंत हो गया। आदि रक्त के क्षेत्र में सभी प्रकार की दुर्लभ घटनाएं घटित हो रही थीं। अधिकांश साधक प्रकाश की किरणों में बदल गए और अपने विचारों को एकत्रित करके आदि रक्त के क्षेत्र में गहराई तक उड़ गए। प्रत्येक स्वर्गीय अमर बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजरा था, इसलिए वे जानते थे कि दुर्लभ घटनाएं क्या संकेत दे रही थीं। वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि आदिकालीन रक्त का क्षेत्र अचानक इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा था, लेकिन यह इस बात का संकेत अवश्य था कि कुछ अविश्वसनीय लूट सामने आई थी। यदि वे अब उस स्थान में और अधिक गहराई तक जाएं, तो भले ही वे सर्वोत्तम लूट हासिल करने में असफल रहे हों, फिर भी आंतरिक क्षेत्र में उत्तराधिकार बाहरी और मध्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत बेहतर था। इस बीच आंतरिक क्षेत्र के किनारे पर डूम ने अपने विचारों को शांत किया और असहाय होकर कहा, हमें केवल 2 या 3 खजाने की भूमि खोजने की आवश्यकता थी, लेकिन ये दुर्लभ घटनाएं स्पष्ट रूप से बहुत से लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने वाली हैं। रणवीर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कंधे उचकाते हुए बोला, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं भी नियंत्रित कर सकता हूँ।
डूम ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आसमान में ये 5 बैंगनी चांद जरूर किसी प्राचीन संरचना के होंगे जो जमीन पर मौजूद 6 खजाने की जमीनों से मेल खाते हैं। मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते रहें तो आपको कुछ प्रभावशाली चीजें मिल जाएंगी। रणवीर ने सिर हिलाया। वह दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे डूम ने सुझाया था। इससे पहले आदि रक्त के क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्र में उत्तराधिकार अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ आसपास अधिक साधक नहीं थे। इससे रणवीर को बहुत परेशानी से बचाया गया। इस जगह पर जरूर कोई प्राचीन परंपरा रही होगी। यहाँ हमारे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह अद्भुत फलों के पेड़ को फलने फूलने में मदद नहीं कर पाएगा। चलो अब और आगे नहीं बढ़ते। मेरे अनुभव के अनुसार आगे की जगह खतरे की जमीन है, इसे जानबूझकर लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया है। इस जगह का अमर उद्देश्य अभी भी थोड़ा अधूरा है। चलो कोई और ढूंढते हैं। मानव और पशु कई असामान्य दुर्लभ घटनाओं वाले स्थानों से गुजरे। उन्होंने कई उत्तराधिकार और धन संपत्ति की खोज की थी, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी पर भी दावा नहीं किया। डूम का खजाने की भूमि के संबंध में उच्च मानक था। इसमें निहित अमर उद्देश्य किसी भी प्रकार से धन्य अमर भूमि से कमजोर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। रणवीर और डूम उस जगह में काफी अंदर तक चले गए थे। एक निश्चित गहराई तक पहुंचने के बाद रणवीर की गति धीमी हो गई। अब वह पहले जैसा सहज नहीं था, यहाँ तक कि उसे उस क्षेत्र में मौजूद घातक जालों और संरचनाओं से खुद को बचाने में भी मुश्किल हो रही थी। ये है कि कुछ देर बाद रणवीर अपने रास्ते पर रुक गया। उसने कुछ ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुराना सुनहरा दरवाज़ा देखा। उसकी रूपरेखा धुंधली थी, मानो वह कभी भी गायब हो जाएगा। रणवीर सीधे उसमें नहीं गया। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से उसे देखने की कोशिश की, और जैसा उसने सोचा था, उन प्राचीन वृक्षों के बीच कुछ भी नहीं था। कोई सुनहरा दरवाज़ा नहीं था। ये जगह बहुत असाधारण लगती है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। वह दरवाजे के अंदर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद उसने स्वयं को एक रहस्यमय घाटी में पाया। इतना मजबूत अमर इरादा! रणवीर का दिल कांप उठा। उसने अमर इरादे को ध्यान से समझा और अपना सिर हिलाया। यह अभी भी उसकी उम्मीद से थोड़ा कम था। रणवीर, धुंध में देखो, डूम ने उत्सुकता से कहा। रणवीर ने घाटी के चारों ओर करीब से देखा। घाटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चारों ओर की दीवारें बादलों तक ऊंची थीं। उसके भीतर एक रहस्यमयी ऊर्जा विराजमान थी। सुनहरे दरवाजे के अलावा वहां कोई और प्रवेश या निकास नहीं था। घाटी के आगे रहस्यमयी शक्ति से भरी एक सफेद धुंध थी। युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें उसके आर पार केवल 10 झांग ही देख पा रही थीं। रणवीर को ये बात बहुत पसंद आई। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। घाटी में सन्नाटा पसरा था। रणवीर अपनी सांसों की आवाज साफ सुन सकता था। धुंध में घुसते ही उसे कुछ नहीं हुआ। उसने आसपास का नज़ारा देखा और दीवारों के साथ साथ काली गुफाओं के विशाल द्वार देखकर भौहें चढ़ा लीं। वह आगे बढ़ गया। वह शीघ्र ही धुंध के अंत तक पहुंच गया। एक विशाल भूमि पर अर्धचंद्राकार आकार का एक नीला प्राचीन पत्थर खड़ा था, जो अस्त-व्यस्त प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। अरे, क्या यह अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड हो सकता है? डूम की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड, वह क्या है? रणवीर ने तुरंत पूछा। वह अपनी आंखों की तकनीक से बता सकता था कि वह पत्थर कितना असाधारण है, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तस्क तस्क, बच्चे, तुम्हारी किस्मत तो पागल है। क्या मैंने नहीं कहा था कि आकाश में 5 बैंगनी चांद 6 खजाने की जमीनों के अनुरूप हैं? यह अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड उनमें से एक है। अपनी अमर शक्ति इसमें डालने का प्रयास करें, डूम ने उत्साह से कहा। रणवीर उस पत्थर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने जल्दी से अपनी उंगली हिलाकर उस पर अमर शक्ति का एक झोंका भेजा। भिन्न भिन्नों नीले पत्थर ने रहस्यमयी घाटी में एक अविश्वसनीय शक्ति बिखेरी, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। तेज हवाएं पूरे इलाके में फैल गईं। घाटी के ऊपर नीला आकाश और सफ़ेद बादल पूरी तरह से गायब हो गए। उनकी जगह एक भयानक बैंगनी चांद ने ले ली। सबसे अजीब बात यह थी कि बैंगनी चंद्रमा की रोशनी उस क्षेत्र के बजाय केवल नीले पत्थर पर ही पड़ रही थी। टकराना! एक शानदार अमर इरादा एक विशाल ज्वार की तरह एक विशाल चट्टान से फूट पड़ा, जिसकी उपस्थिति बहुत भारी थी। इसका अमर इरादा! रणवीर का दिल धड़क उठा। अमर संकल्प, धन्य अमर भूमि के स्तर से कहीं बढ़कर था।
इसके अलावा अमर संकल्प का प्रत्येक अंश अन्य संकल्पों से मिश्रित था जो साधक के लिए अत्यंत लाभकारी थे। हा, इस अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड का अमर उद्देश्य ही अद्भुत फलों के वृक्ष के विकास के लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि यह वृक्ष कुछ फल भी दे सके। डूम जोर से हंस पड़ा। हालांकि दीवारों के साथ साथ गुफाओं से 28 चौंकाने वाली आभाएं फूट पड़ीं। वे शक्तिशाली जानवरों की भयानक आभाएं थीं। मूर्खों, इस देश में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ। गुफाओं से गड़गड़ाहट की गूंज सुनाई दे रही थी। उसके बाद मोटे शल्कदार कवच और रक्तवर्ण आंखों वाले विशालकाय जानवर निकल रहे थे। उनके जानलेवा इरादों से घाटी भर गई थी। ये जानवर ज्यादातर स्वर्गीय अमर क्षेत्र में थे। उनमें से 5 तो सर्वोच्च स्वर्गीय अमर क्षेत्र तक पहुंच गए थे। तुम जानवरों की हिम्मत है कि जब मैं यहाँ हूं तो तुम तमाशा खड़ा करो। डूम ने घृणा से कहा, मुझे उन्हें संभालने दो। रणवीर ने अकेले ही उन खूंखार जानवरों का सामना किया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं यहाँ कुछ बड़ा करने वाला हूँ। अगर तुम यहीं रुककर मुझ पर नजर रखोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कैसा लग रहा है? जानवर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस किसान को वे टुकड़े टुकड़े करने वाले थे वह उनसे आत्मसमर्पण करने को कहेगा। मानव, तुम्हारी यह कैसी हिम्मत है? तुम अपनी मौत मांग रहे हो। जानवर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पंजे घुमाए और खून से सने मुंह खोले और रणवीर पर हमला करने के लिए कई पशुकलाएं की। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। बैंग बैंग बैंग। घाटी में एक चौंकाने वाला युद्ध हुआ। कुछ 100 सांसों के बाद एक कृपाणधारी व्यक्ति ने उन खूंखार जानवरों को अजेय तरीके से मार गिराया। वे क्रूर जानवर जो पहले जानलेवा आभा से क्रोधित थे, अब दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्हें भले ही घमंड हो, लेकिन वह खून से लथपथ नौजवान उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। वे पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे। तुम अमर दानव की शपथ लोगे और सुनहरे द्वार से बाहर निकल जाओगे। अगर तुम किसी साधक को अंदर आने की कोशिश करते हुए देखोगे तो उसे रोकोगे और जरूरत पड़ने पर मार डालोगे, रणवीर ने कहा। उसने जानवरों द्वारा उसके कहे अनुसार कार्य करने का इंतजार किया, फिर अपनी नजरें हटाकर नीले पत्थर पर टिका दी। उसे खजाने की पहली जमीन मिल गई थी। अब समय आ गया था कि वह अद्भुत फलों के पेड़ के बीज को पोषित करे। रणवीर, मैं अपनी अमर शक्ति का उपयोग करके अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड को सक्रिय करूंगा। तुम मुहर लगाने पर ध्यान केंद्रित करोगी। याद रखना, इसका स्रोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसके पूरी तरह से पेड़ बनने से पहले अपना ध्यान मत खोना। डूम ने गंभीर स्वर में सलाह दी। उसका विशालकाय शरीर स्वर्ग मरम्मत करने वाले हंडे से बाहर आया। उसने अपने पंजे घुमाकर अपनी विशाल शक्ति नीले पत्थर पर उड़ेल दी। वह एक विशाल अजगर की तरह पत्थर में कूद पड़ा। रणवीर ने तुरंत अद्भुत फल वाले वृक्ष का बीज निकाला। उसने उसे पत्थर से आधा झांक दूर जमीन में गाड़ दिया। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर लगाए। वह काला बीज तुरंत चमकने लगा। पहले के विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह अपने आसपास के माहौल से वाकिफ है। उसने रहस्यमयी घाटी के भीतर छिपे दुर्जय इरादे को दबाने के लिए एक भयानक शक्ति का प्रयोग किया। इसके अवशोषण की दर पागलपन भरी थी, यहाँ तक कि रणवीर की दिव्य युद्ध आत्मा भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि अमर आत्माओं के कबीले का कोई व्यक्ति यहाँ आत्माविहीन मुहर का प्रदर्शन कर रहा होता तो उसका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं होता। हालांकि प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर अलग थी। जब 10 अमर लोग अभी भी आसपास थे तो भूरे वस्त्र में बूढ़ा आदमी 9वां अमर इतना क्रोधित था कि वह अमर आत्माओं के कबीले के सबसे गुप्त पवित्र भूमि में घुसने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था, जहां उसने मुहर प्राप्त की। अफवाहों के अनुसार यह मुहर अमर आत्माओं की जनजाति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से संबंधित थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 घंटे बाद चमकता हुआ बीज अचानक कांप उठा और चटकने जैसी आवाजें आने लगीं। उसकी काली सतह सीप की तरह फटने लगी। उसमें से एक हरा अंकुर निकला और ऊपर की ओर बढ़ा। डोंग! ऐसा लगा जैसे अचानक कोई बड़ी घंटी बज उठी हो। पूरी घाटी शुद्ध दाव इरादे के अतिरिक्त संकेतों से भरी हुई थी। कोई भी साधक जो लंबे समय से 4 अंगों की महारत में फंसा हुआ था, यदि वह यहाँ साधना करता तो उसके पास ताव क्षेत्र की जांच करने की कम से कम 20% संभावना थी। जब बीज अभी अभी अंकुरित हुआ हो तब दाव का आशय अद्भुत होता है। ये वास्तव में 3 अद्वितीय दाव में से एक है।
रणवीर हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा हटा, हरा अंकुर जोर जोर से हिलने लगा। इससे रणवीर बहुत डर गया। उसने तुरंत अपना ध्यान मुहर पर लगाया। समय शांतिपूर्वक पानी की तरह बहता रहा। मध्य क्षेत्र के अधिकांश साधक भीतरी क्षेत्र में पहुंच गए थे। वे भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह थे, जो किसी भी अवसर पर झपटने के लिए घात लगाए बैठे थे। राज्य के अंदर विभिन्न स्तरों पर लड़ाइयां हुईं। कुछ गिर गए थे, कुछ उठ गए थे। अगले 8 घंटे भी बहुत जल्दी बीत गए। रहस्यमय घाटी के अंदर अद्भुत फलों के वृक्ष का अंकुर प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर और प्रबल अमर संकल्प के सहारे अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था। अब वह 10 झांग से भी ज्यादा ऊंचा एक विशाल वृक्ष बन गया था, जिसके चारों ओर घनी शाखाएं और पत्तियां थीं। इसके अलावा उसकी उपस्थिति भी एक प्राचीन अद्वितीय तलवार की तरह जबरदस्त थी। यहाँ तक कि अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड की उपस्थिति भी उसके सामने दब गई थी। पूरी घाटी एक भयानक दाव इरादे से भर गई थी। यहाँ तक कि जमीन पर भी एक हल्की दाव चमक फैल गई थी। यदि कोई यहाँ 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक साधना करता है, तो उसे ताओ क्षेत्र की कम सफलता वाली अवस्था को प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। ताओ क्षेत्र की जांच करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि न केवल रणवीर के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह वास्तव में एक कठोर चेहरे पर था, क्योंकि उसका माथा पसीने से लथपथ था। अपनी प्रचुर अमर शक्ति के बावजूद पूरे दिन मुहर लगाना उसके लिए बेहद थका देने वाला था। उसे आभास हो गया था कि अद्भुत फलों के वृक्ष में एक अड़चन आ गई है। यह आ रहा है। 1 घंटे बाद रणवीर ने अचानक गहरी कराह भरी। दूसरी ओर डूम ने जल्दी से अपने पंजे हिलाकर उस टुकड़ी को पीछे हटा दिया जो उसने पहले बनाई थी। नीले पत्थर ने अपनी आज़ादी वापस पा ली थी। एक भिनभिनाहट के बाद उसमें जमा हुई अमर शक्ति अद्भुत फलों के पेड़ में ऐसे बह निकली जैसे कोई बांध टूट गया हो। टकराना, उसकी शाखाएं और पत्तियां तेजी से बढ़ने लगीं। इसी बीच चारों दिशाओं में एक तेज आभा फैल गई। रणवीर इसे टाल नहीं सकता था। वह इसे तभी तक सहन कर सकता था जब तक वह मुहर को बनाए रखता। ये स्थिति आधे घंटे तक बनी रही और फिर समाप्त हो गई। घाटी में सब कुछ शांत हो गया। अद्भुत फलों का पेड़ 30 झांग की ऊंचाई तक बढ़ गया था। उसकी शाखाएं और पत्तियां क्रिस्टल जैसी और आकर्षक हो गई थीं, जिससे लोगों को उन्हें खाने की इच्छा हो रही थी। इसके अलावा रणवीर और डूम ने ऊपर की कुछ शाखाओं पर नीले रंग की फलकलियां भी देखीं। हे, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। आपकी सील वाकई कमाल की है। इस हिसाब से तो हमें इसमें फल आने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। हो सकता है कि हमें 2 या 3 फल भी मिल जाएं। डूम थोड़ा उत्साहित लग रहा था। रणवीर भी बहुत खुश था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी खर्च की हुई अमर शक्ति को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वैसे रणवीर, डूम के मन में एक विचार आया और उसने कठोर भाव धारण कर लिया। पेड़ ने अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड की अमर शक्ति का आधा हिस्सा सोख लिया है। बाकी अमर शक्ति अब पर्याप्त नहीं है। तुम्हें खजानों की एक और जमीन ढूंढनी होगी, और हो सके तो वह इस अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड से भी ज्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए, वरना हमें फिर से कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। रणवीर की आंखें खुल गईं। उसने पूछा, पेड़ का क्या हुआ? अद्भुत फल का वृक्ष मुख्य रूप से प्राथमिक आध्यात्मिक मुहर के कारण ही लगातार बढ़ने में सक्षम था। डूम ने कहा, सब ठीक रहेगा। बीज अब पेड़ बन गया है। तुम एक दिन के लिए चले जाओ तो कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा और इसे अमर शक्ति से पोषित करता रहूंगा। रणवीर ने इस पर सहमति जताई। वह अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में लगा रहा। आराम करने के बाद रहस्यमय घाटी से निकलने से पहले उसने डूम को ये बात बताई। 28 जानवरों ने कमाल कर दिया था। वे सुनहरे दरवाजे के 10,000 ली के दायरे में आने वाले किसी भी साधक को भगा देते। किसी को भी उसके पास आने का मौका देना तो दूर की बात थी। शाबाश, अगर तुम इसे जारी रख सको तो मैं तुम सबको घाटी में खेती करने दूंगा। रणवीर मुस्कुराया और दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा। आंतरिक क्षेत्र में लड़ाइयां तेज हो गई थीं। उसने स्वर्ग के शीर्ष अमर प्राणियों के बीच लड़ाइयों के ढेरों निशान देखे थे, जब उसने सिर्फ 1000 सांसें ही उड़ाई थीं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जगह ढूंढना आसान नहीं होगा। आधे घंटे बाद रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। वे थोड़े भाग्य से अमर अर्धचंद्राकार शिलाखंड ढूंढने में कामयाब रहे। अगर वह इसी तरह इधर उधर खोजता रहा तो उसे अंदाजा नहीं था कि अगली जगह ढूंढने में उसे कितना समय लगेगा। रणवीर ने एक पल सोचा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई।
उसने देखा कि उत्तर पश्चिम के आकाश में तरह तरह की अमर चमकें और दुर्लभ घटनाएं दिखाई दे रही थीं। उसने जल्दी से अपनी दिशा बदली और उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ा। उस इलाके के पास पहुंचकर वह रुक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अगले 1 घंटे में कई साधक उसके पास से गुजर गए, लेकिन वह तब तक वहीं रहा जब तक 5वां समूह नहीं आ गया। वह उन्हें रोकने गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? रणवीर के सामने 5 युवक और एक सुंदर स्त्री खड़ी थीं। उनकी उपस्थिति सामान्य साधकों से अलग थी। वे प्राचीन जनजातियों से थे। मुझे बताओ, इतने सारे लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? रणवीर ने शांति से पूछा। उसने अपनी उंगली हिलाई और दरार पर वार करने के इरादे से तलवार का एक टुकड़ा छोड़ा। 5 का समूह दंग रह गया। तलवार का निशाना बहुत शक्तिशाली था। अगर वह उन पर निशाना साधती तो उनके पास उसका प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होता। वरिष्ठ, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एक पुल जैसी कोई चीज दिखाई दी है। हमारी जनजातियों के सभी विशेषज्ञ उस पार जा रहे हैं। समूह का नेतृत्व कर रहे युवक ने अपने विचारों को शांत करते हुए कहा। ये साबित करने के लिए कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, एक अमर दानव की शपथ लो। युवक ने तुरंत रणवीर के निर्देश का पालन किया। दूसरी दिशा में उड़ने से पहले रणवीर ने आभार व्यक्त किया।